बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद खानानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पार्ट करेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी शेयर या किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये लेक्चर बीबीए और बीएस के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होगा। बेसिकली किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिक रिटर्न या रिस्क कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जब हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें किसी स्टॉक को या किसी शेयर को पोर्टफोलियो में लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। उन बहुत सारे फैक्टर्स पर इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में या आने वाले लेक्चर्स में बात करते रहेंगे। जो पहला फैक्टर है वो है कि हम किसी स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं कि जी पास्ट के कुछ सालों में उस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। इसके लिए हमें उस स्टॉक का हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना होता है। अच्छा जी, तो रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले उस स्टॉक की या उस शेयर की हिस्टोरिक प्राइसेस होनी चाहिए। हिस्टोरिक प्राइसेस मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन मेरी राय में सबसे बेहतर और इजीली जहां से स्टॉक प्राइसेस मिल सकती हैं, sctrade.com का ये लिंक है जो मैंने यहाँ दिया हुआ है। ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि अगर आप में से कोई ये काम करना चाहे तो इस लिंक की मदद से हिस्टोरिक प्राइसेस को हासिल कर सके। डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री का पता होना चाहिए हिस्टोरिक रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। किसी कंपनी की डिविडेंड पेमेंट हिस्ट्री जो है उसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये लिंक है। इस लिंक पर जाकर आप किसी भी कंपनी के जितने टाइम की भी चाहें डिविडेंड की पेमेंट हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम होता है प्राइस सर्च करना भी और डिविडेंड की पेमेंट की हिस्ट्री सर्च करना भी, लेकिन बहरहाल दोनों डेटा इकट्ठा किए बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी स्टॉक का हिस्टोरिक रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट किया जा सके। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए जरूरी है कि उसका डेटा इकट्ठा किया जाए। शीट पर हमारे पास ISL इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड का हिस्टोरिक प्राइसेस का और डिविडेंड का डेटा मौजूद है। ये डेटा उन्हीं दो वेबसाइट से मैंने सर्च किया है जो वेबसाइट्स के लिंक में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डेटा लिया गया है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2024 तक। इसमें आप देखिएगा आपके पास क्वार्टरली प्राइजेस हैं। हर क्वार्टर के एंड की 1 जुलाई को क्वार्टर शुरू हो रहा है और उसके बाद पहला क्वार्टर शुरू हो रहा है, उसके बाद 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, इस तरह हम हर क्वार्टर के एंड का प्राइस का डेटा हमने ले लिया है। क्लोजिंग प्राइस, एक क्वार्टर की क्लोजिंग प्राइस ऑटोमेटिकली दूसरे क्वार्टर के लिए ओपनिंग प्राइस बन जाएगी। जबकि हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड का डेटा भी है। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में ISL ने, इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसका डेटा भी मौजूद है। ये डेटा भी उन्हीं वेबसाइट से लिया गया है, सर्च किया गया है, जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो व्यूअर्स देखिएगा 1.50 का डिविडेंड हुआ, फिर 3 रुपीज का यहाँ डिविडेंड ISL ने अनाउंस किया, तो 7 रुपीज का यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये तमाम डिविडेंड का डेटा और हिस्टोरिक प्राइजेस का डेटा हमने सर्च कर लिया, इकट्ठा कर लिया एक शीट के ऊपर फॉर प्रीवियस 5 years फ्रॉम 1 जुलाई 2019 30 जून 2024 का कैपिटल गेन जो है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के सिमिलर टाइप के मुख्तलिफ फॉर्मूले लोग यूज करते हैं, लेकिन उनका सबका जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही होता है, एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। लेकिन जो सिंपल तरीन फॉर्मूला है मेरे ख्याल में वो है एंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस -1। तो अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन की परसेंटेज, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस -1। डिविडेंड यील्ड हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए डिविडेंड का अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, एंड ऑब्वियसली फिर जो नंबर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
जब हमारे पास कैपिटल गेन की परसेंटेज भी आ जाएगी और डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज भी आ जाएगी तो हम इन दोनों परसेंटेज को प्लस कर देंगे, कैपिटल गेन की परसेंटेज प्लस डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज, तो हमारे पास टोटल रिटर्न आ जाएगा। अच्छा, ये एक तरीका है टोटल रिटर्न फाइंड आउट करने का, जिसमें हम पहले कैपिटल गेन की परसेंटेज अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज अलग से कैलकुलेट करते हैं और फिर दोनों को साथ में प्लस कर देते हैं। अगर हमें कैपिटल गेन की परसेंटेज अलग से रिक्वायर्ड ना हो और डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज अलग से रिक्वायर्ड ना हो और हम दोनों को एक ही साथ कैलकुलेट कर लें, हम कहें जी टोटल रिटर्न पता चल जाए, हमें अलग अलग नहीं पता करना कि कैपिटल गेन की क्या परसेंटेज थी और डिविडेंड यील्ड की क्या परसेंटेज थी, तो फिर उसके लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में डिविडेंड को हम ऐड कर देंगे। हमारा फॉर्मूला फिर हो जाएगा एंडिंग प्राइस प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास रिटर्न का एक और फॉर्मूला आ गया। तो हमें अगर अब टोटल रिटर्न कैलकुलेट करना हुआ तो हमारे पास दो प्रोसीजर हो गए, एक हम कैपिटल गेन की परसेंटेज अलग कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज अलग कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम एंडिंग प्राइस और डिविडेंड को प्लस कर देंगे, दोनों को एक ही बार ओपनिंग प्राइस से डिवाइड करके फिर 1 से माइनस कर देंगे। ऑब्वियसली जितने भी आंसर्स आएंगे वो सब फ्रैक्शंस में होंगे, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में सारे आंसर्स परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने फॉर्मूले सीख लिए और अब हम ये फॉर्मूले यूज करके सबसे पहले कैपिटल गेन की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि कैपिटल गेन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए एंडिंग प्राइस को डिवाइड करेंगे ओपनिंग प्राइस से और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 1 को मल्टीप्लाई उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सितंबर क्वार्टर की एंडिंग प्राइस ये मौजूद है, इसको डिवाइड करेंगे ओपनिंग प्राइस से और फिर इसमें से 1 को हम माइनस कर देंगे। ये हमारे पास रिटर्न आ रहा है, अगर थोड़ा सा इसकी डेसिमल को इंक्रीज करेंगे तो रिटर्न आ रहा है -0.005 और थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों प्राइसेस में, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो परसेंटेज में ये नंबर आ रहा है -0.05%। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास डिविडेंड का नंबर है 1.50, फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस। तो हमने ये ले लिया डिविडेंड का नंबर और इसको डिवाइड कर दिया ओपनिंग प्राइस से और इसको हम फिर कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज में। तो हमारे पास परसेंटेज आ गई है 3.77%। तो पहले क्वार्टर का कैपिटल गेन का नंबर है -0.05% एंड डिविडेंड यील्ड का नंबर है 3.77%। डिस्कस हमने किया हुआ है कि कैपिटल गेन की परसेंटेज को प्लस करेंगे डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज में तो टोटल रिटर्न आ जाएगा, तो हम इसका टोटल रिटर्न भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल गेन की परसेंटेज प्लस डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज, ये हमारे पास नंबर आ गया टोटल रिटर्न का, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और ये आ रहा है नंबर 3.72। तो व्यूअर्स, हमने देखा कि पहले क्वार्टर का हमने कैपिटल गेन की परसेंटेज भी कैलकुलेट की, डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज भी कैलकुलेट की, टोटल रिटर्न की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ली। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो फॉर्मूले हैं इनको कॉपी कर देना है आखिर तक और ये सारे नंबर जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये हमने सिंपली कॉपी कर दिया। ख्याल रहे कि जो एक क्वार्टर की एंडिंग प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली दूसरे क्वार्टर की ओपनिंग प्राइस में जाती है, लिहाजा फॉर्मूला बार बार यूज करने की जरूरत नहीं होती और हमने सिंपली उसको कॉपी करना है और कॉपी करते ही हमारे पास देखिएगा तमाम क्वार्टर्स की रिटर्न की परसेंटेज भी आ गई और डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज भी आ गई और टोटल रिटर्न भी आ गया। यही काम हम इस तरह भी कर सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड को सेपरेटली और कैपिटल गेन को सेपरेटली कैलकुलेट ना करें बल्कि एक ही साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं एक और शीट पर, इस पर हमारे पास प्राइस का और डिविडेंड का सेम डेटा मौजूद है और अब हम डायरेक्टली टोटल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम कैपिटल गेन अलग से और डिविडेंड यील्ड अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें बस टोटल रिटर्न का नंबर पता चल जाए और हमें डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन के नंबर्स की अलग अलग जरूरत नहीं है। तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि हम एंडिंग प्राइस में डिविडेंड को प्लस करेंगे, फिर टोटल को डिवाइड कर देंगे ओपनिंग प्राइस से और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि टोटल रिटर्न। तुमने क्या करना है, एंडिंग प्राइस ले ली सबसे पहले, इस एंडिंग प्राइस में हमने
डिविडेंड को प्लस किया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं ओपनिंग प्राइस से, और फिर इसमें से 1 को माइनस कर देते हैं, तो देखिएगा वही सेम 3.72 का टोटल रिटर्न का नंबर आ गया जो हमारे पास पहले से मौजूद था। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को कॉपी कर देना है और देखिएगा बिल्कुल सेम रिटर्न कैलकुलेट हो गया है, जिसमें डिविडेंड का जो नंबर है वो पहले से अकाउंट फॉर हो गया है। तो हमें तमाम क्वार्टर्स के टोटल रिटर्न के नंबर्स पता चल गए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है ताकि हमें ये पता चले कि जी जो मुख्तलिफ क्वार्टर्स में रिटर्न होता रहा आईएसएल के इन्वेस्टर्स को, की क्वार्टरली एवरेज क्या रही पिछले सालों में, और फिर उसका हम एनुअलाइज नंबर भी पता करेंगे। सिमिलरली हमें ये भी पता करना है कि आईएसएल के इन्वेस्टर्स को जो रिस्क बियर करना पड़ा ये रिटर्न अर्न करने के लिए वो कितना था। तो रिस्क को हम टेक्निकली स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो हमें अब नंबर 1 एवरेज रिटर्न निकालना है एंड नंबर 2 हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है इन तमाम 5 साल के रिटर्न्स का जो हमने अभी भी कैलकुलेट की है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे एवरेज का फॉर्मूला। ये एवरेज का फॉर्मूला है और हमें एवरेज लेनी है जो तमाम रिटर्न्स हैं उन रिटर्न्स की। तो ये हमने यहाँ से इन तमाम रिटर्न्स की एवरेज ले ली और हमें पता चल गया कि जी इन तमाम क्वार्टर्स के रिटर्न की जो एवरेज है, जो मीन रिटर्न है जो पिछले 5 सालों में रहा, वो रहा 9.07%। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली, तो ये रिटर्न बन जाता है 36.26% रिटर्न एनुअलाइज बेसिस पर नजर आ रहा है उन इन्वेस्टर्स को हुआ जिन्होंने पिछले 5 सालों में आईएसएल में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अच्छा, हमने इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करके देखा तो ये जो नंबर आया ये नंबर थोड़ा सा कम है एक्चुअल रिटर्न से। जो होता है कि रिटर्न जो है वो कंपाउंड हो रहा होता है। कंपाउंडिंग फैक्टर, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या आप इवन कॉमर्स के भी स्टूडेंट रहे हैं तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा। इस पे कंपाउंडिंग फैक्टर इग्नोर हो गया है। अगर मैं इसको कंपाउंडिंग फैक्टर भी शामिल कर लेता तो ये रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, 38, 39, 37। लेकिन हमें सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करके एक व्यू मिल गया है कि जी पिछले 5 सालों में ऑन एन एवरेज एनुअलाइज बेसिस पर आईएसएल के इन्वेस्टर्स को 36.26% रिटर्न हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जो आईएसएल के इन्वेस्टर्स थे इन्होंने ये 36.26% रिटर्न अर्न करने के लिए जो रिस्क बियर किया वो कितना था। तो रिस्क के लिए हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल भी है। क्योंकि हमारे पास एक 5 सालों का सैंपल है तो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, और फिर हम दोबारा से ये 5 सालों के जो हमने रिटर्न कैलकुलेट किए थे इनकी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये रेंज सिलेक्ट हो गई है और स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर आ गया है 26.69% या 26.70%। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को एनालाइज करने का तरीका ये है कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन होता है 2 क्वार्टर्स के दरमियान, तो इस वजह से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हमने 26.70 को मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे पास नंबर आया 53.79%। ये नंबर आ गया है 53.40%, सॉरी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सीखा कि जिस इन्वेस्टर ने पिछले 5 सालों में इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की थी उसने ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न अर्न किया वो 36.26% अर्न किया, और उसको जो रिस्क बियर करना पड़ा या जो आईएसएल का स्टैंडर्ड डेविएशन था वो था 53.40। नोट कीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न से काफी ज्यादा है। कोशिश किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त ये करनी होती है कि उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न के दरमियान ये जो गैप है ये कम से कम हो। जितना ज्यादा गैप होता है वो उतना ज्यादा जो है वो रिस्की होता है स्टॉक। तो बेहतर ये होता है कि जितना कम गैप हो रिटर्न और रिस्क के दरमियान उतना बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल ये भी एक्सेप्टेबल रीजन में लाई कर सकता है। तो बहरहाल हमने आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे एक स्टॉक का क्वार्टरली रिटर्न कैलकुलेट होगा और फिर उससे हम कैसे
क्वार्टर रिटर्न की एवरेज और एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, उसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल को यूज करते हुए। और हमने ये देखा कि ये गेप तकरीबन जो है वो 17-18% का गेप है रिटर्न और रिस्क के दरमियान में। ये गेप जितना कम होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा किसी स्टॉक। अगर आपके पास कोई दूसरा स्टॉक हो जिसके ये गेप कम हो तो फिर बेहतर होता है कि उस स्टॉक को जो है वो सिलेक्ट किया जाए। लेकिन अगेन अगर आपको आईएसएल के करके हमने शुरू में बात की थी कि किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हुए कई फैक्टर होते हैं, तो ये तो हिस्टोरिक पोजीशन है। मुमकिन है कि हमारे पास कोई ऐसे फंडामेंटल हो जिसके बेस पर हम ये समझते हो कि फ्यूचर में रिटर्न उससे बेहतर होगा और रिस्क इतना ज्यादा नहीं है फ्यूचर में, तो दूसरे फैक्टर को यूज करते हुए भी हमें डिसाइड करना होता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये दो नंबर देख के डिसाइड करना हो तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करूं जिसमें गेप जो है रिस्क और रिटर्न के दरमियान कम से कम हो। थैंक यू वेरी मच।